डिस्टेंस रिले को ना अलग से डिस्टेंस रिले या इम्पीडेंस रिले जो है ना, ये लास्ट हमारा रिले का टॉपिक है। उसके बाद फिर हम आज जो है वो ये खत्म हो जाता है। इसके बाद ये चले 4 ही पेज है लेकिन थोड़े से बड़े हैं, तो उसके बाद फिर हमारे पास जो है नई जो स्लाइड है उस पर चलेंगे। स्लाइड नंबर 1 प्रेजेंटेशन नंबर 1 और 2 हो गई थी हमारे पास, सही है ना। लास्ट में 2 हमने कर ली थी, फिर डिस्टेंस रिले और फिर हम एक नई स्लाइड पे चलेंगे, तो वो सही है। अच्छा, डिस्टेंस रिले और इम्पीडेंस रिले की वर्किंग प्रिंसिपल्स जो है वो और उसके टाइप्स, ये सब चीजें मौजूद है। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि देयर इज वन टाइप ऑफ रिले व्हिच फंक्शंस डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ फॉल्ट इन द लाइन। अब इसमें क्या है कि ये जो है ना वो रिले क्या है कि आपको एक लाइन जा रही है, तो उस लाइन पे आपके पास ये रिले जो है वो बताएगा कि कितने डिस्टेंस पे फॉल्ट आया है। अब लाइन जो होती हैं वो अभी आगे आएंगी, वो जाएगा। मैंने तभी उस स्लाइड को ना अभी नेक्स्ट में करना चाहिए था, वो टॉपिक जो था वो होना तो चाहिए था पहले, कि आपको पहले पता हो कि लाइन्स का कि डिस्टेंस होता कितना है। लेकिन ये है कि पहले रिले की हमने पूरी स्लाइड पढ़ रहे थे, तो उसमें से पहले ये रिले आ गए, फिर बाद में जो है वो लाइन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आएगी। तो जो लाइन होती है वो नॉर्मली किलोमीटर में होती है, सही है ना। तो जाहिर है कि किलोमीटर में जो लाइन चल रही होती है और अच्छे खासे डिस्टेंस की जो लाइन चल रही होती है उनमें आपको पता है कि फॉल्ट जो है वो कहाँ आएगा, और वो फॉल्ट कितने, जैसे जाहिर टावर्स लगे हैं, हम टावर्स पे आगे लाइन जा रही है, और हमें ये देखना है कि लाइन का जो फॉल्ट आया है वो कितने डिस्टेंस पे आया है, ताकि वहां पे फौरन बंदा जाके और उस एरिया को शट डाउन करके या जो भी है उस एरिया पे जाके जो फॉल्ट की रेजोल्यूशन है वो हम कर दें। तो हमें वो काम जो है ना वो इस रिले की मदद से पता लग जाता है कि फॉल्ट जो है वो कितने डिस्टेंस के बाद आया है, अपेयर हुआ है। तो देयर इज वन टाइप ऑफ रिले which function depending upon the distance of fault in the line, के एक टाइप का रिले है मौजूद। there is one type of relay जिसका फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है upon the distance of fault in the line। जिसका फंक्शन मतलब वो रिले जो है वो उस वक्त वर्क करेगा कि आपको पहले पता लग जाए कि फॉल्ट कितने डिस्टेंस पे आ गया है, सही है। तो इस रिले का जो फंक्शन है वो क्या है कि बेसिकली फॉल्ट को कितने डिस्टेंस पे अपेयर हुआ है वो डिटेक्ट करना। मोर स्पेसिफिकली अगर हम बिल्कुल और प्रॉपर तरीके से बात करें, मोर स्पेसिफिकली मतलब द रिले ऑपरेट्स डिपेंडिंग अपॉन द इम्पीडेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ फॉल्ट एंड द पॉइंट वेयर रिले इज इंस्टॉल्ड, सही है। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिले जहां इंस्टॉल हुआ है, एक तो वो पॉइंट और एक जहां पे फॉल्ट आया है, सही है, उसका पॉइंट, उस पॉइंट से लेकर रिले के पॉइंट तक उन दोनों के दरमियान कुछ रेजिस्टेंस होगी। अब आप सबसे पहले बहुत सिंपल सा पॉइंट ये देखें कि जो कॉपर की वायर होती है ना उसके अंदर उसकी करंट रेजिस्टेंस होती है, सही है, जो कि लीकेज करंट को फ्लो कराती है, सही है। लीकेज करंट उसमें से होता है कि अगर हमारे पास सर्किट ब्रेकर, हमारे पास एक लाइन है वो ट्रिप हुई है, लेकिन फिर भी उस लाइन में जो है वो या ब्रेकर है, ब्रेकर ट्रिप हुआ है, या हमने एक लाइन है उसमें हमने करंट को फ्लो कराया लेट से 1000 एम्पियर, लेकिन हमें इनपुट पे हमने 1000 एम्पियर दिया और उस लाइन पे आउटपुट पे हमें 1000 नहीं मिल रहा, 990 एम्पियर मिल रहा है। तो वो 990 एम्पियर बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, सही है ना, क्योंकि जो वायर है उसकी अपनी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगी डेफिनेटली। तो उससे क्या होगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी उससे हमारे पास जो करंट है वो फ्लो करते करते और करंट जो है वो उस रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, और जाहिर है कि वो एक फिक्स वैल्यू होगी। तो होता क्या है कि कोई भी कॉपर या कोई भी कंडक्टर होगा उसमें, अच्छा अब बात करें कि कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर तो बात ये होती है रेजिस्टेंस बिल्कुल कम से कम होती है, और फिर एक आता है इंसुलेटर, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होती है, और एक आता है सेमीकंडक्टर जो बीच में होता है दोनों की, जिसकी कंडक्टेंस भी होती है, रेजिस्टेंस कम से कम भी होती है और ज्यादा भी होती है, वो हमारे ऊपर होता है सेमीकंडक्टर का नाम। तो 3 टाइप के मटेरियल होते हैं दुनिया में। एक कंडक्टर हो गया जो कि जिसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल कम से कम होगी, जो करंट को इजीली पास कर देगा। एक होगा इंसुलेटर जो कि इंसुलेशन के लिए यूज होते हैं, प्लास्टिक और रबर और ये सारी चीजें, और फिर बीच में आएगा सर्किट। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी कंडक्टर अगर होगा तो उसके अंदर भी रेजिस्टेंस होगी, सही है। अब क्या होगा कि इसमें इन्होंने यही बात बताई है कि रिले ऑपरेट करेगा डिपेंडिंग अपॉन द इम्पीडेंस। अब ये इम्पीडेंस क्या है, वो रेजिस्टेंस ही है बेसिकली। इम्पीडेंस का आपको पता है ना, इम्पीडेंस जो है वो Z और उसका यूनिट क्या है
ohms, डिपेंडिंग अपॉन द इम्पीडेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ फॉल्ट, कि जहां फॉल्ट आया है उस पॉइंट पे, और द पॉइंट में रिले इंस्टॉल्ड. दीज रिलेज आर आल्सो नोन एज डिस्टेंस रिले और इम्पीडेंस रिले. ये डिस्टेंस जो है वो फाइंड करते हैं कि कितने डिस्टेंस पे फॉल्ट आ गया, तो अब आप उस डिस्टेंस तक चले रहो, कवर करो और वहां पे फॉल्ट को दूर कर दो. तो ये रिले जो है बेसिकली डिस्टेंस को फाइंड करता है. हाई टेंशन इस्तेमाल होती है डेफिनेटली सब जगह सही है. इंस्टॉल यानी कि टावर्स के अंदर हुए वो थे या स्टेशन में हुए? स्टेशन पे यूज हुए, स्टेशन पे लगे होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कि ब्रेकर जो है वो आपको टावर पे तो इंस्टॉल करने की कोई. तो सर एक चीज है, स्टेशन से काफी दूर दूर होते हैं सर, तो सर वहां से इसको और टावर पे कनेक्ट फॉल्ट भी नहीं आता. अब वो रेजिस्टेंस के हिसाब से किलोमीटर डिस्टेंस है उसका, डिस्टेंस किलोमीटर के हिसाब से डिस्टेंस पता लग जाता है, क्योंकि एक रेशियो होता है वो भी आ जाएगा, वो रिलेशन है वो आ जाएगा कि किस तरीके से डिस्टेंस से आपको डिस्टेंस पता लगता है. सही है. वो एक छोटी सी कैलकुलेशन है वहां. सर आपने स्टार्टिंग की स्लाइड्स में एक चीज बताई थी कि कोई अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो रिले जो है, रिले और सर्किट वो जो है ट्रिप एक रिले ट्रिप कर जाएगा. तो सर इसलिए वो जो वायर टूट के गिरेगा दूसरे वायर के ऊपर, तो टावर्स के ऊपर ही गिरेगा ना? नहीं, देखो टावर के ऊपर गिरेगा. अच्छा देखो, अब बात ये है कि तुम टावर्स की जो बात कर रहे हो, तो टावर्स के ऊपर नॉर्मली फॉल्ट नहीं आता. टावर जो ट्रांसमिशन के लाइंस के टावर है ना, उन पे नॉर्मली फॉल्ट वो मुश्किल से आप कह लो तो 2% 5% उन पे फॉल्ट आता है. एक्चुअल जो फॉल्ट आता है वो आता है रेजिडेंशियल एरिया के अंदर. अब रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आपके पास ग्रिड लगा हुआ है एक एरिया, लेकिन उस ग्रिड से जो ट्रांसमिशन हो रही है वो बहुत बड़े एरिया में हो रही है. सही है. अब बात ये है कि आपने ग्रिड से पहले ट्रांसफार्मर, आपने ग्रिड से लाइन निकाली, आपने उसको दे दिया ट्रांसफार्मर के. अब ट्रांसफार्मर के आसपास आपने जो भी सर्किट लगाए हैं, जो भी आपने प्रोटेक्शन के सर्किट लगाए हैं, उन्हीं प्रोटेक्शन सर्किट के अंदर भी यही रिले इंस्टॉल्ड होते हैं. सही है. तो अब वो जो रिले इंस्टॉल्ड हुए होते हैं, उन रिलेज की जो भी डाटा है वो आ रहा होता है ग्रिड के अंदर. सही है ना. अब लेट्स से एक जगह पे आपके पास फॉल्ट आया किसी एरिया में, तो आप फॉल्ट सबसे पहले कैसे डिटेक्ट करते हैं? आपको कंप्लेन मिलती है, कंप्लेन मिलती है, कंप्लेन देखते हैं किस एरिया में, वो उस एरिया के उसके पास के ट्रांसफार्मर पे चले जाते हैं. ट्रांसफार्मर पे जाते हैं, सबसे पहले वो अगर लेट्स से आपको फॉल्ट समझ में आ रहा है, नॉर्मली तो डिस्टेंस रिले जो होते हैं ना वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में इनका ज्यादा काम होता है. और ये जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं डिस्टेंस रिले, जो नॉर्मल ग्रिड स्टेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनको डिस्टेंस रिले से ज्यादा उनका वास्ता नहीं होता. उनका वास्ता क्या होता है? नॉर्मल ट्रिपिंग होती है कि आपके पास ग्राउंड फेस टू ग्राउंड का फॉल्ट आ गया, जो सबसे कॉमन फॉल्ट है फेस टू ग्राउंड का 85%. ये भी अभी बातें आएंगी आगे पता लग जाएगा. 4 तरह के फॉल्ट्स आते हैं. एक आता है फेस टू ग्राउंड फॉल्ट, एक आता है फेस टू फेस फॉल्ट, एक आता है फेस टू ग्राउंड, और एक आता है 3 फेस फॉल्ट. 4 तरह के टोटल फॉल्ट्स हैं. ये आपके पूरी दुनिया में आप चले हैं, पूरी दुनिया में आप चले हैं जहां पे एसी ट्रांसमिशन हो रही है, वहां यही 4 तरह के फॉल्ट. सबसे पहले फेस टू ग्राउंड, देन है फेस टू फेस, देन है फेस टू ग्राउंड, और देन है 3 फेस फॉल्ट. अब इनकी जो परसेंटेज है ना अपेयर होने की, वो क्या है? फेस टू ग्राउंड फॉल्ट वो है ओवरऑल फॉल्ट्स का 85%. ये एग्जैक्ट फिगर है जो कि आप किसी भी ग्रिड स्टेशन के पर्सन से पूछ सकते हैं कि आपके पास सबसे ज्यादा फॉल्ट क्या होता है, वो रहेगा फेस टू ग्राउंड फॉल्ट. देन होता है फेस टू फेस के 2 फेज आपस में मिल जाए. सही है. फेस टू ग्राउंड क्या है? फेज है, ग्राउंड मिल गया, सारा ग्राउंड ग्राउंड पे वहीं फ्लो हो गया. तो वो सबसे कॉमन फॉल्ट है. वो क्यों आता है? उसका सबसे बहुत सिंपल उसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि आपके पास एक फेज है, वो टावर से कनेक्टेड है, सिंपल आपके पोल से कनेक्टेड है. सिंपल पोल की बात कर लेते हैं जो हमारे घरों में के पास है. उस पोल को ग्राउंड किया होता है. सही है. अब क्या है? उसके ऊपर एक डिस्क लगी है जो फेज से कनेक्टेड है. वो डिस्क क्या है? इंसुलेटर है. उस डिस्क के ऊपर क्या हो रहा है? आपके पास धुआं आ रहा है, मट्टी आ रही है, डस्ट आ रही है, सब चीजें आ रही हैं. तो वो जो इंसुलेटिंग का मटेरियल है उसके ऊपर कॉपर की जो वायर है वो लिपटी हुई है ना. सही है. वो डिस्क यूं करके बीच में उसके एक रॉड होता है, वो कनेक्टेड किससे होती है? पोल से. पोल से कनेक्ट होती है. अब वो रॉड उसके बीच में जा रहा होता है और वायर उसके आसपास घूम रही होती है. तो अब वो पोल के से कनेक्ट तो नहीं है ना वायर, लेकिन होता क्या है कि वो जो इंसुलेटर है ना उस पे सबसे ज्यादा आके बैठते हैं क्या चीज?
स्टील कपिल उनकी जो वेस्ट होता है, उनके वेस्ट से जाहिर है जो उनकी बीट्स होती हैं या जो उनकी वेस्ट जो होता है उनका, वो उनके ऊपर जम जाता है। उस जमने की वजह, और वो जमता है उनका कॉपर पे भी आया था उस पे, और फिर उस पे क्या होता है, एयर का मॉइस्चर बनता है, और वो मॉइस्चर बनाने से क्या होता है, करंट का पाथ बन जाता है, उस फेस को ग्राउंड से कनेक्ट करता है। और सबसे ज्यादा फॉल्ट वही होता है कि वो ठक से वहां से जो ना इंसुलेटर से वायर टूट के नीचे, वायर बीच में कभी नहीं गिरता, बहुत कम होता है। वो वायर कौन सा गिरता है, जो सिल्वर का वायर, ये एल्यूमिनियम का जो वायर लगा हुआ वो बीच में से टूट जाता है, गर्म हो के बीच में से ही टूट गया। लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन फॉल्ट आता है वो आता है फेस टू ग्राउंड फॉल्ट, जो कि डिस्क जो होती है ना, उस डिस्क पे फेस ग्राउंड से कनेक्ट करता है और वहीं से धमाका होता है, वो वायर टूट के वहां से गिर जाता है। तो ये फॉल्ट है। अच्छा, अब बात क्या है कि उस फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए तो नॉर्मली टीम्स जो है ना खुद ही चली जाती है और जाके देख लेती है, उनको पता होता है, जो ग्रिड स्टेशन की जो टीम होती है उनको अपना इलाका ना असबर हुआ होता है, तो उनको डिस्टेंस रिले से तो उनका कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन कहीं पे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन हो रही है तो उधर ये डिस्टेंस रिले जो है वो लगाए जाते हैं कि अगर आपके पास बहुत लंबी लंबी वायर्स में कहीं पे बीच में फॉल्ट आ गया, और फॉल्ट कौन सा आ गया, वो टावर का फॉल्ट आ गया कि आपने एक जगह से ट्रांसमिशन करनी है दूसरी जगह पे और वहां कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, लेकिन दूर, जैसे आप इंटीरियर सिंध में जाते हैं तो इंटीरियर सिंध में आपको पता है कि जो ट्रांसमिशन के ग्रिड्स हैं वो कोई हर जगह नहीं है, वो बहुत दूर दूर की लोकेशन में, और उनसे बस वायर्स जो है वो चले जा रही है। उस लोकेशन के लिए आपको डिस्टेंस रिले जो है ना सबसे ज्यादा अहमियत का है कि क्या है कि अब आपका ग्रिड स्टेशन तो कहीं दूर लगा हुआ है और कई किलोमीटर दूर जाके एक कहीं से बीच में से वायर टूटी है, सही है। तो अब जो वायर टूटा है ना उस पॉइंट से, और उन्होंने वहां एक डिस्टेंस रिले अपने क्लोज किसी लोकेशन पे लगाया है, वो उस डिस्टेंस रिले के पास जाके उसकी रीडिंग चेक करेंगे और उस रीडिंग की मदद से वो पता लगा लेंगे कि रिले का जो फॉल्ट है, ये जो फॉल्ट जो आया है वो कितने डिस्टेंस पे आया है। तो ये जो है वो एक मेन छोटा सा पॉइंट होता है कि डिस्टेंस रिले की पूरी फंक्शनिंग, सही है। अच्छा, यहां तक हम ऊपर देख लेते हैं कि अब क्या है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिस्टेंस और इम्पीडेंस रिले। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिस्टेंस रिले और इम्पीडेंस रिले इज वेरी सिंपल पॉइंट है। अच्छा, मैंने ना यहाँ एक थ्योरी लिखी हुई है, ये थ्योरी है पूरी, सही है, एक डायग्राम है नीचे, तो ये थ्योरी है और ये डायग्राम है, बस यही मेन है हमारा डिस्टेंस रिले ना। तो बस ये इसको इस तरीके से हमें पढ़ना है, इसमें कोई छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं है, बस ये पढ़ना है और समझना है। जो मैं बता रहा हूँ वो यहाँ लिखा हुआ। There is one voltage element from potential transformer and a current element fed from current transformer। जाहिर है कि आपके पास पावर, जो हमने पीछे पता पावर रिले जो थी वो क्या कर रहा था कि एक जो उसका कॉइल है वो हमने लगा दिया था करंट ट्रांसफार्मर से, एक कॉइल हमने लगा दिया था वोल्टेज ट्रांसफार्मर से। जो ओवरऑल सम बन रहा था वो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट बन रहा था, और वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट है वो क्या चीज है, पावर, वो पावर है, सही है। ये हो गई पॉइंट। वोल्टेज और करंट का रेशो क्या है, पावर फैक्टर, वोल्टेज और करंट का रेशो V ओवर I, रेजिस्टेंस, सही है, V ओवर I इज रेजिस्टेंस। तो इस रिले को इस तरीके से सेटिंग करी जाती है कि वोल्टेज और करंट जो उसमें फेड हो रहा है उसका रेशो फाइंड कर लिया जाए। तो जो रेशो बनेगा उनका वो डेफिनेटली रेजिस्टेंस होगी। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को एक अपनी वैल्यू से कंपेयर कर लिया जाता है, और कंपेयर करके आपको पता लग जाता है कि कितने डिस्टेंस पे आपके पास फॉल्ट आ चुका है, सही है ना। अब ये देखो क्या है, आपको पता लग जाएगा। There is one voltage element from potential transformer and a current element from the current transformer of the system. The deflecting torque is produced by secondary current of CD and restoring torque is produced by voltage of potential transformer। अब इन्होंने बोला हुआ है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है कि जो कि आपके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करेगा, जो सर्किट ब्रेकर जो रिले को, सॉरी सर्किट ब्रेकर जो कि रिले को ट्रिप करेगा वो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग मतलब जो कि डिफ्लेक्ट होगा, जो कि मूव होगा, सही है, खुद से जो मूव होगा। और वो टॉर्क प्रोड्यूस कौन करेगा, सीटी, और
एक दफा सर्किट ब्रेकर रिले का कॉइल जो है वो रिले से जो उसका कांटेक्ट है मिल गया अगर, सही है, तो उसको वापस कौन लेके आएगा? रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क, और रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा वोल्टेज और पोटेंशियल ट्रांसफर, सही है। अब बात क्या होगी कि एक तरफ से लोड लग रहा है करंट की तरफ से, एक तरफ से लोड लग रहा है वोल्टेज की तरफ से, तो दोनों के करंट के एक टॉर्क जनरेट कर रहा है करंट, एक टॉर्क जनरेट कर रहा है वोल्टेज, तो दोनों के टॉर्क जनरेशन जो हो रही है उससे जाहिर है बीच में कुछ ना कुछ रेशो बन रहा हो, और वोल्टेज और करंट का रेशो होता ही क्या है? रेजिस्टेंस, सही है। तो ये चीज है तो यहीं पे समझ में आ रही है, एक चीज को फैक्ट करा रहे हैं वोल्टेज से, एक चीज को फैक्ट करा रहे हैं रेजिस्टेंस, सही है। इन नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन रीस्टोरिंग टॉर्क इज मोर देन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या होगा? वोल्टेज आपके पास मैक्सिमम होगा और करंट की एक नॉर्मल वैल्यू होगी, सही है। तो होता क्या है? यही होता है ना, जब ओवर करंट होता है तो वोल्टेज कम हो जाता है और करंट ज्यादा हो जाता है, और करंट ज्यादा होगा तो सर्किट जो है वो ट्रिप करना चाहिए, और यही चीज है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है कौन? सीटी, और सीटी से क्या कनेक्टेड है? सर्किट का करंट, सही है। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन होंगी तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो मोर होगा, क्योंकि उस वक्त उस टाइम में वोल्टेज ज्यादा है और करंट अपनी एक लिमिट के अंदर, ओवर करंट नहीं हुआ, सही है, ओवर करंट नहीं हुआ, वोल्टेज तो मैक्सिमम पे है और करंट अपनी लिमिट्स में है। Hence relay will not operate, but in faulty condition the current becomes quite large। यही बात मैंने नहीं बताई, जब फॉल्ट आएगा तो करंट अपनी लिमिट से बढ़ जाएगा, whereas voltage becomes less। डेफिनेटली जब करंट बढ़ता है तो वोल्टेज उसी से कम हो जाता है। Consequently डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट की वजह से वो बढ़ जाएगा, becomes more than restoring torque, and dynamic parts of the relay starts moving, which अच्छा ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आ गई कि होगा क्या? Consequently मतलब उसी के साथ साथ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो ज्यादा हो जाएगा देन रिस्टोरिंग टॉर्क से, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कौन जनरेट कर रहा है? करंट, और रिस्टोरिंग टॉर्क कौन जनरेट कर रहा है? वोल्टेज। करंट बढ़ जाएगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा, and dynamic parts of the relay starts moving। dynamic part मतलब जो रिले के मूवेबल पार्ट्स हैं, जो कि उसके कांटेक्ट को मेक कर रहे हैं और ब्रेक कर रहे हैं, वो मूव होना शुरू हो जाएंगे। अब लेट्स से रिले जो है वो डिस्क टाइप है, मूवेबल डिस्क टाइप है, तो मूवेबल डिस्क जो है वो घूमना शुरू होगी, और घूमना शुरू होने के बाद एक फिक्स टाइम होगा, उस फिक्स टाइम के बाद वो कांटेक्ट का मेक हो जाएगा, जाहिर है आपको चौथे टाइम के बाद सर्किट को ब्रेक करना है, तो मूविंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, विच अल्टीमेटली क्लोजेस द नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट ऑफ रिले। क्या होगा उससे? जब वो मूव होना शुरू होगी तो जो रिले का कॉन्टेक्ट है वो क्लोज हो जाएगा, और जैसे ही रिले का कॉन्टेक्ट क्लोज होगा सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा, सही है ना। ये चीज समझ में आती है, तो सर्किट ब्रेकर से रिले जो है वो कनेक्टेड है, जैसे ही रिले कनेक्ट होगा तो जो वोल्टेज है वो सर्किट ब्रेकर में जाएगा, वो सर्किट ब्रेकर वहां से ट्रिप कर जाएगा, सही है। Hence clearly ऑपरेशन और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिस्टेंस रिले, आपको hence मतलब कि अब आपको समझ में आ रहा है, hence क्लियरली ये बात समझ में आ रही है कि ऑपरेशन और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिस्टेंस रिले डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ सिस्टम वोल्टेज एंड सिस्टम करंट। ये आपको बात क्लियरली समझ में आ रही है कि एक तरह से वोल्टेज उसको रोक के रखा है, वो रिले ऑपरेट ना करे, और करंट क्या कर रहा है? उसको ऑपरेट कराने के लिए लोड लगा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का बीच में एक रेशो बन रहा है, वोल्टेज रोक के रख रहा है करंट। अब करंट ज्यादा हो गया वोल्टेज से तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, अगर वोल्टेज ज्यादा है तो वो उसको रोक के रखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्लियरली ये बात समझ में आ गई कि जो ऑपरेशन हो रहा है सर्किट में इस रिले के अंदर वो डिपेंड कर रहा है रेशो ऑफ सिस्टम्स, सिस्टम मतलब जो हमारा पूरा सिस्टम लगा हुआ है उसके वोल्टेज और करंट के रेशो से डिपेंड कर रहा है। एज द रेशो ऑफ वोल्टेज टू करंट इज नथिंग बट इम्पिडेंस। यही बात मैंने बताई थी कि रेशो ऑफ वोल्टेज और करंट जो है वो क्या है? नथिंग बट इम्पिडेंस, कुछ भी नहीं है इसके अलावा के इम्पिडेंस। यही बात लिखी है,
So a distance relay is also called impedance relay, also known as impedance. सही है? तो यहां तक बात क्लियर हुई कि आपको वोल्टेज और करंट के रिलेशन से पता चल गया। अब आगे रहते हैं। The operation of such relay, अब देखो, अब ये जो इतनी लंबी लंबी कहानियां लिखी है ना, तुम्हें इनको अपने लफ्जों में लिखना है। सही है? तो रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। पेपर में इसी तरह से ही आएगा कि 3-4 रिलेज की पूरी ऑपरेशन वर्किंग तुम्हें बतानी पड़ेगी। पेपर में जाहिर है जो अभी तक जितने भी रिलेज पढ़ चुके हैं हमने, ओवर करंट रिले, डायरेक्शनल रिले और नॉन डायरेक्शनल रिले, सही है, और इंडक्शन कम स्ट्रक्चर के, और सारे जितने भी रिलेज पढ़े हैं, फिर वो वाले डिफरेंशियल रिले, फिर ये वाला रिले, तो तमाम रिलेज में से 2-3 रिलेज तो कम से कम आएंगे और उनकी तुम्हें पूरी डिटेल बतानी है। तो थियोरेटिकल पेपर होगा, क्योंकि अभी तक तो मैंने बहुत ज्यादा थियोरेटिकल पेपर नहीं दिया था, बहुत छोटा छोटा ही दिया था, लेकिन फाइनल का पेपर जाहिर है कि ज्यादा नंबर का होगा, तो उसमें थ्योरी आएगी और थ्योरी तुम्हें लिखनी होगी प्रॉपर तरीके से। तो तुम्हें रट्टे लगाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ ये करना कि इसको पढ़ के समझ लो। जो मैंने बताया है वो आपको समझ में आना चाहिए, दोबारा थोड़ा पढ़ो तो वो चीज रहने बैठी। The operation of such relay depends upon the predetermined value of voltage to current ratio. ये जो रिले है इसका ऑपरेशन डिपेंड करेगा कि हमने एक पहले से डिटरमाइंड हुई थी वैल्यू वोल्टेज और करंट के रेशो की रखी हुई है, कि हमें एक पहले से वैल्यू पता है कि अगर इस लाइन में यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है वो इतना है, तो इसका इतना इम्पीडेंस होना चाहिए। सही है? अब जरा एक बात बताओ कि अगर ओवर करंट होगा तो उस लाइन का इम्पीडेंस ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम होगी सर। बताओ नहीं, तुम आ नहीं रहे हो ना क्लासरूम में, तो मैं तुम्हारा नाम ही भूल। हाँ भाई, मैं तुम्हारा नाम तो जानता हूँ, हसन। नाम असल में लिटरली मैं भूल जाता हूँ, हसन। अच्छा, तो क्या होगा, एक सर्किट है, उसमें करंट बहुत ज्यादा हो गया। अब सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं हम, प्रॉपर्ली लाइन की बात कर रहे हैं। एक लाइन है, उसकी कोई ना कोई इम्पीडेंस है, सही है? वो है ये वाली इम्पीडेंस जो हमें पता है पहले। ये लिखा हुआ है, देखो ये चीज मैं बता रहा हूँ। द ऑपरेशन ऑफ सच रिले, मतलब जो हम रिले पढ़ रहे हैं, इसका ऑपरेशन डिपेंड करेगा एक पहले से पता हुई थी वैल्यू किसकी, वोल्टेज और करंट के रेशो के दरमियान। वोल्टेज और करंट का रेशो क्या चीज होती है? रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है यहाँ इस चीज को पूरा को हटा के रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ ना। The operation of such relay depends upon the predetermined value of resistance. Okay? तुम लोग भी बात। अब रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो एक लाइन है बड़ी, उसमें करंट हो रहा है, नॉर्मल है, वोल्टेज भी जा रहा है, उसकी कोई ना कोई इम्पीडेंस है। उस लाइन में किसी वजह से करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस लाइन की रेजिस्टेंस कम होगी या ज्यादा होगी? पहले से उसकी कोई रेजिस्टेंस है, लेट से पहले से उसकी कोई रेजिस्टेंस है, अब लेट से वो हम कह लेते हैं 100 ओम, बढ़ेगी रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि करंट जो डिवाइड हो रहा है, करंट नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस लाइन में करंट बहुत बढ़ेगा। नहीं सर, रेजिस्टेंस कम होगी सर। रेजिस्टेंस कम बोल दो ना, ये पॉइंट रेजिस्टेंस कम होगी तभी तो करंट कहीं से ज्यादा उसी वक्त गुजरता है जब वहां की रेजिस्टेंस कम होती है। ठीक है, सही है? सही। The ratio is nothing but impedance, वही बात हुई तो हुई। The relay will only operate, रिले सिर्फ उसी वक्त ऑपरेट करेगा when this voltage to current ratio becomes less than its predetermined value। जाहिर सी बात है, अभी हमने यही बात बताई है कि 100 ओम उस लाइन की वैल्यू है। अगर वहां ओवर करंट आएगा तो डेफिनेटली उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 100 से नीचे होगी। रिले की वैल्यू 100 से नीचे होगी और वो रिले उस वक्त खुद से वर्क कर जाएगा। सही है? अब वो वैल्यू कितनी नीचे हुई, लेट से उस लाइन की वैल्यू है कितनी, 100 ओम, उसकी वैल्यू हो गई 90 ओम। 90 ओम से उनके पास कैलकुलेशन होगी कि 90 ओम हुई है, इसका मतलब है यार 2 किलोमीटर के बाद फॉल्ट। अगर उसकी वैल्यू हो गई 80 ओम, इसका मतलब है यार 3 किलोमीटर के बाद फॉल्ट। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। उस रेजिस्टेंस से, रिले की रेजिस्टेंस से आपको पता ही लग जाएगा कि लेट से उस लाइन की
प्री डिटरमाइंड वैल्यू है ना, प्री डिटरमाइंड पहले से पता है, ये वैल्यू पहले से पता है। अब रिले की मदद से रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगी, उस रेजिस्टेंस को आप कंपेयर कर लेंगे और पता लग जाएगा कि कितने लोकेशन पे फॉल्ट आ रहा है। सही है, यही चीज आगे आएगी, पता लग जाएगी। हैंस अच्छा यहां तक आ गया, लेस देन प्री डिटरमाइंड वैल्यू। हैंस इट कैन बी सेड दैट, हम इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं दैट द रिले विल ओनली ऑपरेट when the impedance of the line becomes less than the predetermined impedance, कि ये रिले जो है वो उस वक्त ही वर्क करेगा जब हमारी जो इम्पिडेंस है वो प्रीडिटरमाइंड वैल्यू से कम होगी। डेफिनेटली जब ओवर करंट आएगा तो ही फॉल्ट आता है। नॉर्मली जो फॉल्ट आता है नॉर्मली वो ओवर करंट के ही फॉल्ट होते हैं। शॉर्ट सर्किट जब होता है तो ओवर करंट आता है, वरना ओपन सर्किट फॉल्ट होता है। दो तरह के ओपन सर्किट होते हैं, आप वायरिंग पूरा ब्रेक हो गया। तो ओपन सर्किट फॉल्ट तो एक डिफरेंट चीज है, नॉर्मली जो होते हैं वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ही होते हैं। तो ओपन सर्किट फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आगे हमारे पास स्लाइड में मौजूद है। सही है, कितने कितने टाइप्स को। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट तो मैंने आपको 4 तरह के बता दिए, ओपन सर्किट फॉल्ट 2 तरह के ही हैं, वो नॉर्मली अगर नहीं करते। तो hence it can be said that the relay will only operate, ये हम आसानी से कह सकते हैं कि रिले सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त वर्क करेगा जब हमारी लाइन की इम्पीडेंस प्रीडिटरमाइंड इम्पीडेंस से कम होगी। As the impedance of a transmission line is directly proportional to its length, एक जाहिर सी बात है कि एक लंबी सी वायर है, उसकी इम्पीडेंस एक छोटी सी वायर की इम्पीडेंस से क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा। उसकी बड़ी वायर की ज्यादा होगी, बड़ी वायर की ज्यादा होगी, छोटी की कम होगी। तो इसका आंसर ये होगा as the impedance of transmission line is directly proportional to its length, डेफिनेटली जिसकी बड़ी लेंथ है उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। It can easily be concluded, अब हम बात को खत्म कर रहे हैं, इससे इसका मतलब ये कि हमें आखिर में आसानी से बात समझ में आ रही है। कंक्लूजन मतलब कि आखिर का मकसद क्या निकला, आखिर का आइडिया क्या निकला। It can easily be concluded that a distance relay can only operate if fault is occurred within a predetermined distance or length of line। कि जाहिर सी बात है कि अगर एक प्रीडिटरमाइंड डिस्टेंस की रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करके रख ली है, एक लाइन बिछा रहे हैं, उसकी इम्पीडेंस आपको पता है, सही है। अब उस लाइन की इम्पीडेंस पहले जितनी थी उससे उतनी कम हो गई, तो वो जो रेजिस्टेंस है वो आपको पता लग गई और आपको एक रेशो पहले से पता है कि भाई इतनी डिस्टेंस इतना रेजिस्टेंस होगा, तो इसका मतलब ये है कि उस पे कहां से फॉल्ट आया है। आपकी लाइन है बिछी हुई, उस पूरी लाइन बिछने की वजह से उसकी एक रेजिस्टेंस आ गई। अब लेट्स से लाइन कहीं से बीच में एक जगह से ब्रेक हो गई, सही है। तो अब जो बाकी लाइन बची है उसकी इम्पीडेंस क्या होगी, थोड़ी कम हो जाएगी। अगर एक हिस्सा कभी टूट के गिर गया तो जो पूरी लाइन है उसकी इम्पीडेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि लाइन तो आपस में कनेक्टेड ही है ना हर जगह। यस सर, लाइन तो लाइन जा ही रही है, जाएगी। अब उस लाइन में कहीं फॉल्ट आता है, लाइन टूट के गिरती है, तो क्या होगा, वो हिस्सा आपके सिस्टम से अलग हो गया। तो अब जो लाइन बची उसकी इम्पीडेंस कैलकुलेट हो रही है, तो आपको पता लग जाएगा कि यार अब इस लाइन की इम्पीडेंस इतनी कम हो गई है, इसका मतलब उस लाइन का डिस्टेंस जो है वो इतना हमारे सिस्टम से दूर कम हो चुका है। ये बात समझ में आ रही है। यहां से लेकर यहां तक की लाइन है, सही है। इसकी टोटल इम्पीडेंस आपको पहले से पता है, प्री डिटरमाइंड वैल्यू। यहां से लेकर यहां तक बीच में यहां कहीं फॉल्ट आता है, सही है। तो अब जो डिस्टेंस आ रही होगी वो यहां, अब जो इम्पीडेंस आ रही होगी वो यहां से लेकर यहां तक की आ रही होगी, सही है। तो आपको पता लग जाएगा कि इम्पीडेंस के हिसाब से लाइन में कितना डिस्टेंस मौजूद है। लेट्स से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर की वायर आपने बिछाई है, उसकी इम्पीडेंस है 100 ओम, सही है, और आपको इम्पीडेंस शो हो रही है 80 ओम। तो इसका मतलब 5 किलोमीटर से फॉल्ट कहां आया होगा, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर। आप डायरेक्टली 4 किलोमीटर में जाएंगे, उसके आसपास घूमेंगे, आपको फॉल्ट पता लगता है। तो ये एक कंप्लीट इसकी थोड़ी सी ये फिलहाल वर्किंग प्रिंसिपल है। अब आएगा कि आगे वर्क कैसे करता है, वो आगे की चीजें हैं। अच्छा सर, क्वेश्चन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी एक लाइन है, ठीक है,
फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, ठीक है, जैसे उसकी टोटल जो हमारी जो कैलकुलेटेड प्री डिटरमाइंड जो उसकी इम्पीडेंस है फॉर एग्जांपल 10 ओम, ठीक है। अब उससे डिफरेंट इलाकों में सप्लाई भी हो रही है। अब क्या होता है कि सेंटर से अगर वो वायर टूटता है, ठीक है, तो अब जो उसकी हमारे पास इम्पीडेंस आएगी तो वो हम कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे? रिले के पास रेशो आ रहा है ना बना हुआ, नहीं तो उसका मतलब आउट एक होगा ना, जैसे उसको मतलब हम किस तरीके से चेक किस तरीके से करेंगे? देखो चेक करने का एक वायर को जब हम रेजिस्टेंस मालूम करते हैं तो उसका एक क्लोज लूप तो होगा ना। क्लोज लूप होगा डेफिनेटली। अब जो रिले है वो ऑपरेट करेगा ना, वो रिले जब ऑपरेट करेगा तो वो उसकी डिस्टेंस के हिसाब से टाइम के बाद ऑपरेट करेगा। अभी आगे रिलेशन आ रहा है ना, इससे इम्पोर्टेंट कि रिले ऑपरेट कितने टाइम के बाद कर रहा है, उस टाइम के हिसाब से आपको इम्पीडेंस की वैल्यू पता चलेगी। अच्छा, ये चलिए टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट होगा तो क्लियर होगा। सही है। देखो इसमें क्या आएगा, डेफिनेट डिस्टेंस रिले और टाइम डिस्टेंस रिले, ये इसकी टाइप ऑफ डिस्टेंस रिले है मेन। अब देखो ये हमारे साथ करेंगे। अब आगे आ जाओ, ये इसमें देखो ऑपरेटिंग टाइम, ये रिलेशन है सबसे मेन। जो रिले कितने टाइम बाद ऑपरेट करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज और करंट। वोल्टेज और करंट क्या चीज होती है? इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस अलोंग ट्रांसमिशन लाइन। तो रिले कितनी देर में वर्क करता है वो टाइम हमें पता लग जाएगा, उस टाइम से हमें इम्पीडेंस पता लग जाएगी, उस टाइम से हमें डिस्टेंस पता लग जाएगा। तो हमारी बात का सबसे पहला जवाब है वो कि रिले एक टाइम के बाद ऑपरेट करेगा। सही है ना? वो रिले जिसने टाइम के बाद ऑपरेट करेगा वो किस तरह से करेगा कि वोल्टेज और करंट का रेशो उस रिले को ऑपरेट करने में मदद कर रहा है। सबसे पहली बात नहीं करिए कि जो रिले का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो डिपेंड कर रहा है वोल्टेज और करंट के रेशो पे। तो रिले का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो डिसाइड करेगा कि कितनी इंपीडेंस लाइन में है, और इंपीडेंस जितनी लाइन में है उस हिसाब से हमें उसकी डिस्टेंस पता लग जाएगी। वे तीनों चारों चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि अगर आपके पास ये ज्यादा होगा तो रिले फौरन वर्क कर जाएगा, अगर ये आपके पास कम होगा तो रिले देर में वर्क करेगा। सही है। तो ये इसका मेन एक फीचर है जो कि अभी आपको ना आगे क्लियर होगा कि एक्चुअली रेजिस्टेंस हम कोई मीटर से कैलकुलेट थोड़ी करें, नहीं कर रहे हैं ना, यही तो पता। हाँ डेफिनेटली बात है, रेजिस्टेंस हम कोई मीटर से कैलकुलेट थोड़ी कर रहे हैं, रेजिस्टेंस से एक्चुअली रिले के ऑपरेटिंग टाइम का पता चल रहा है, और ऑपरेटिंग टाइम जो है ना वो डिसाइड ये किस तरीके से हो रहा है ये शायद आगे समझ आगे हाँ, पहले कंप्लीट करते हैं फिर बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिस्टेंस और इम्पीडेंस रिले। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डिस्टेंस रिले, डेफिनेट डिस्टेंस रिले और टाइम डिस्टेंस रिले। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सही है। डेफिनेट डिस्टेंस रिले ये क्या है? दिस इज सिंपली अ वैरायटी ऑफ बैलेंस बीम रिले। सही है। बैलेंस बीम रिले आपने पीछे पढ़ लिया, ये मैं इसको ना उससे कंटिन्यू करूंगा आएगा, और बीच में अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा वही स्लाइड दिखा दूंगा। Here one beam is placed horizontally and supported by hinge on the middle। अब ये मसला क्या है कि बैलेंस बीम रिले हमें निकालना पड़ेगा ताकि उसकी स्लाइड भी नजर आ जाए। ये भी सेक्शन नंबर 2 के अंदर ये साथ साथ बोल लेते हैं। इसमें देखो ना बैलेंस बीम रिले जो है वो कहाँ आएगा? बीच में आएगा बैलेंस बीम टाइप। सही है। तीसरे नंबर पे तो इसको हम निकाल देते हैं, दोनों साथ साथ बोलते हुए बैलेंस बीम टाइप। सही है। अब सवाल में आ जाते हैं, इसका और कुछ डायग्राम मतलब ये सही है। अब हम आ जाते हैं this is simply a variety of balance beam relay. Here one beam is placed horizontally and supported by a hinge on the middle। इस बात को यहाँ देखो, ये वन बीम है, ये प्लेस्ड है horizontally and supported by hinge on the middle। ये हिंज है। सही है। ये इससे सपोर्ट इसके ऊपर फिक्स हुई है। सही है। ये चीज हो गई।
One end of the beam is pulled downward by the magnetic force of voltage coil. One end of the beam, एक एंड जो है बीम का वो क्या हो रहा है, उसको नीचे खींचा जा रहा है by the magnetic force of voltage coil. मैग्नेटिक फोर्स की मदद से उसको नीचे खींच रहे हैं. अब वापस देखिए, कहाँ गया इसका मैग्नेटिक फोर्स? सही है ना, ये वाला सही है. इस मैग्नेटिक फोर्स से इसको नीचे की तरफ खींचा जाना, सही है. और यहां क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है, और स्प्रिंग से यहाँ एक लोड कनेक्टेड है जो कि इसको वापस ऊपर करता है. यही चीज वहां भी नजर आ जाएगी. अदर एंड ऑफ द बीम इज पुल्ड डाउनवर्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ करंट कॉइल फेड फ्रॉम. अच्छा, यहाँ क्या है कि ये बैलेंस बीम का वो वाली कंस्ट्रक्शन नहीं है, सॉरी स्प्रिंग नहीं है. यहाँ पे एक साइड पे वोल्टेज है, वहां क्या था कि एक साइड पे करंट था और एक साइड पे स्प्रिंग था. यहाँ तो डायरेक्ट आपको रेशो बनाना है, तो एक साइड पे वोल्टेज है और एक साइड पे करंट, बस ये. लेकिन है बैलेंस बीम. One end of the beam is pulled downward by the magnetic force of voltage coil fed from potential transformer. नया वोल्टेज जो है पोटेंशियल पीवी से आएगा. Other end of the beam यूं लगी हुई है, एक साइड से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, एक साइड से करंट ट्रांसफार्मर. Beam is pulled by the magnetic force of the current coil fed from the current transformer. Connected in series. लाइन तो नॉर्मल बात है, तो करंट ट्रांसफार्मर सीरीज से कनेक्ट होता है. तो एक करंट ट्रांसफार्मर से जो करंट आ रहा है उससे उस बीम को वो नीचे की तरफ खींच रहा है, और एक साइड से वोल्टेज जो है वो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है. और दोनों वोल्टेज और करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और वो कॉइल जो है वो उसको अट्रैक्ट कर रही है. सही है. ड्यू टू टॉर्क प्रोड्यूस बाय दीज टू डाउनवर्ड फोर्सेस. उन दोनों जो फोर्सेस जनरेट हो रही है उससे टॉर्क जनरेट होगा. द बीम स्टेज एट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन. जाहिर है जब दोनों बराबर हैं तो बीम स्ट्रेट रहेगा. क्या होगा जब करंट ज्यादा होगा तो नीचे. द टॉर्क ड्यू टू वोल्टेज कॉइल सीरीज सर्व एज रीस्टेरिंग टॉर्क, एंड टॉर्क ड्यू टू करंट कॉइल सर्व एज रिफ्लेक्टिव. और कोई बात है. अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में, अब ये बात जल्दी से पढ़ लेता हूं, ये तो बात नॉर्मल ही है. नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या होगा, रिस्टेरिंग टॉर्क इज ग्रेटर देन द रिफ्लेक्टिंग टॉर्क. रिस्टेरिंग मतलब उसको ऑफ करके रखेगा, और से hence contacts of this distance relay remains open. When any fault occurs in the feeder under protected zone, अब ये बातें उन्होंने ऐड कर दी है, फीडर में प्रोटेक्टेड जोन भी होगा, ऐसी चीजें. वोल्टेज ऑफ फीडर डिक्रीजेस एंड एट द सेम टाइम करंट इंक्रीजेस. जब फॉल्ट आएगा तो वोल्टेज जो है वो कम हो जाएंगे और करंट जो है वो बढ़ जाएंगे. द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट डेफिनेट इंपेडेंस falls below the predetermined value. In this situation क्या होगा, जब वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, प्रीडिटरमाइंड वैल्यू से कम हो जाएगा. डेफिनेटली V ओवर I है. सही है. मेरे पास मार्कर एक में शायद पड़ा हो, तो मैं तुम्हें वैसे इस तरह बता रहा हूं कि V ऊपर है, I नीचे है. I अगर बढ़ जाएगा तो ये रेशियो कम हो जाएगा. सही है. 1/2 है तो 0.5, 1/3 कर देता हूं तो 0.3. The ratio of voltage to current, that is impedance, falls below the predetermined. In this situation, current coil pulls the beam more strongly than voltage coil. Hence, beam tilts to close the relay contacts, and consequently, the circuit breaker associated with this impedance relay will trip. सही है. तो यहां तक बात करोगी. ये तो है एक सिंपल डेफिनेट डिस्टेंस रिले. सही है. डेफिनेट डिस्टेंस रिले. अब ये है टाइम डिस्टेंस इंपेडेंस रिले. टाइम, इसमें टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन है, और ये चीज आप समझना है. दिस डिले ऑटोमेटिकली एडजस्ट इट्स. अच्छा, यहाँ पे ये डायरेक्ट क्यों आ गया दिस डिले? इट्स ऑपरेटिंग. हाँ, ये जो डिले है बेसिकली, this delay automatically adjusts its operating time according to the distance of the relay from the fault point.
ये जो टाइम का डिले है बेसिकली कि रिले जो है वो कितनी देर में ऑपरेट करेगा, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है किस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द रिले फ्रॉम द फॉल्ट पॉइंट। सही है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो बेसिकली हम मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस का हमें अंदाजा करना है और उस डिस्टेंस से बेसिकली रिले का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। सही है, द टाइम डिस्टेंस इम्पीडेंस रिले विल नॉट ओनली बी ऑपरेटेड डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज टू करंट रेशियो। ये खाली वोल्टेज टू करंट रेशियो से ऑपरेट नहीं होता, इट्स ऑपरेटिंग टाइम ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। कि ये जो रिले है ये वर्क करता है उस रेशियो की वैल्यू के हिसाब से। सही है कि वो वैल्यू कितनी आई है उस हिसाब से रिले को आपको वर्क करवाना है। दैट मीन्स के ऑपरेटिंग टाइम is directly proportional to the voltage or current ratio, which is operating directly proportional to the impedance or which is directly proportional to the distance along the transmission line। सही है, यह है टाइम डिस्टेंस रिले की। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। ये इसकी फाइनल डायग्राम है और उसके बाद एक ये इसकी ना मेन डिस्क्रिप्शन है, इससे तुम्हें इंशाल्लाह बहुत समझ में आ जाएगा। अब ये क्या है, ये हमें पूरा एक कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइम डिस्टेंस इम्पीडेंस रिले, माशाल्लाह टाइम। अच्छा, अब ये इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, अब नजर आ गया पूरा कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइम डिस्टेंस इम्पीडेंस रिले। अब इसमें क्या है कि देखो, अब इसमें ना एक पूरा तरीके इसका ना इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब ये स्ट्रक्चर क्या क्या चीजें हैं इसमें, सबसे पहले तो ये एक कॉइल है जिसमें पीडी से वोल्टेज आ रहा है। सही है, वोल्टेज रिस्ट्रेनिंग मैग्नेट जो कि कनेक्टेड है उस बीम से। सही है, फिर एक है सीडी से कनेक्टेड जो कि आपके पास डिस्क को घुमाएगा। सही है, इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले। अब ये पूरा जो डिस्टेंस रिले है बेसिकली ये इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले है। सही है, फिर ये है स्पाइरल स्प्रिंग कपलिंग जो कि इसको यूं करके घुमाएगी, इसको पकड़ के रखी है इसने और यहाँ पे आपके पास जो है वो ट्रिप का सर्किट कनेक्टेड है। अब ये तो इसकी फिलहाल डायग्राम है, इसके आगे एक्सप्लेनेशन है इसको कंप्लीट। मैं इसको जूम कर देता हूं। The relay mainly consists of a current driven element like double winding type induction over current relay। मतलब जो ये रिले है बेसिकली ये कंसिस्ट कर रहा है एक करंट ड्राइवन एलिमेंट। करंट ड्राइवन एलिमेंट मतलब जो हमारे पास इंडक्शन ओवर करंट रिले का जो मैकेनिज्म था जो कि करंट ड्राइवन था। इंडक्शन ओवर करंट जो रिले था वो करंट ड्राइवन था कि मतलब करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो करंट जो इंडक्शन ओवर करंट था वो वर्क करेगा। तो ये उस पे बेसिकली कंसिस्ट करता है। द स्पिंडल जो बीच में स्पिंडल है कैरिंग द डिस्क ऑफ दिस एलिमेंट is connected by means of spiral spring coupling to a second spindle। ये चीज नजर आ रही है कि जो ये वाला स्पिंडल है ये कनेक्टेड है इस स्पाइरल स्प्रिंग कपलिंग। सही है, ये घूमेगा तो डेफिनेटली ये भी घूमेगा। क्लियर हो गई बात? ये कैसे घूमेगा? ओवर करंट की वजह से। सही है, आगे द स्पिंडल कैरिंग द डिस्क ऑफ दिस एलिमेंट is connected by means of spiral spring coupling to a second spindle which carries the bridging piece of the relay contact। which carries the bridging piece मतलब जो आपके रिले के ब्रिज कर रहा है कि कांटेक्ट को मेक और ब्रेक कर रहा है। the bridge is normally held in the open position। नॉर्मली जो है वो रिले ओपन कंडीशन में होगा। by an armature held against the pole। अब ये एक बड़ी लंबी सी इन्होंने बात लिख दी है, held against the pole of an electromagnet excited by the voltage of the circuit to be protected। अब ये सारी जो एक इन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स सी इंग्लिश लिख दी है ना, इसको आसानी से समझ सकते हैं हम कि द ब्रिज जो है वो नॉर्मली हेल्ड है ओपन पोजीशन में बाय आर्मेचर हेल्ड अगेंस्ट द पोल फेस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो है बेसिकली ये इसके पोल फेस से कनेक्टेड है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल फेस से कनेक्टेड है और
against the pole face of electromagnet excited by the voltage of the circuit to be protected। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये एक्साइट किससे हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे हो रही है, वोल्टेज फ्रॉम द सर्किट, सही है। और वो वोल्टेज कहां से आ रहा है, डीसी। तो इस पॉइंट को आप अपने पास से भी लिख सकते हैं 2-3 लाइन, सही है। ये तो इसकी हो गई कंस्ट्रक्शन, ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन के कौन सी चीज किस तरीके से कनेक्टेड है वो आपको डायग्राम में देख के भी नजर आ रहा है, और डायग्राम को देख के मैं खाली एक्सप्लेन किया। ये तो हो गई कंस्ट्रक्शन। अब है इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो कि लास्ट है। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ टाइम डिस्टेंस इम्पीडेंस रिलेशन। ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ आर्मेचर फेड फ्रॉम पीटी इज मोर देन द फोर्स जनरेटेड बाय इंडक्शन एलिमेंट। जो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन होगी उसमें ये जो आपके पास पीटी से वोल्टेज आ रहा है, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, तो ये इसको यहीं पे रोक के रखेगा, सही है। और जो कि इसकी फोर्स है करंट से जनरेट हो रही है वो डेफिनेटली इससे कम होगी, तो ये घूम नहीं सकेगा। क्लियर हो गई बात। आगे लिखा हुआ है हैंस रिले कॉन्टैक्ट्स रिमेन इन ओपन पोजीशन व्हेन अ शॉर्ट सर्किट। अच्छा यहां तक आ गई। व्हेन हैंस रिले कॉन्टैक्ट्स रिमेन इन ओपन पोजीशन when a short circuit fault occurs in the transmission line, the current in the induction element increases। Definitely जब short circuit आएगा तो जो नीचे का एलिमेंट है जो कि ओवर करंट इंडक्शन का स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज हो जाएगा। Then the induction in the induction element increases। जो नीचे का इंडक्शन का स्ट्रक्चर है उसमें इंडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। Then the induction element starts rotating। अब वो इंडक्शन एलिमेंट जो है वो घूमना शुरू हो जाएगा बीच में। The speed of rotation, जो रोटेशन है उसकी स्पीड of induction elements depends upon the level of fault। कि fault कितना बड़ा आया है उस fault की लेवल से ये इसकी स्पीड ऑफ रोटेशन जो है वो डिपेंड करेगी, सही है। That is quantity of current in the induction element। क्वांटिटी ऑफ करंट मतलब कि जाहिर सी बात है कि फॉल्ट अगर बहुत बड़ा आया है तो उसका मतलब है वहां बहुत ज्यादा करंट गुजरा है, सही है। फॉल्ट बड़ा मतलब कि एक बहुत ज्यादा करंट आ गया, बहुत कम करंट आ गया, तो उस करंट की मैग्नीट्यूड है बेसिकली, उस करंट के मैग्नीट्यूड से इंडक्शन जो है वो उतनी ज्यादा जनरेट होगी और उतनी कम जनरेट होगी। उस इंडक्शन की जनरेशन की वजह से जो रोटेशन है वो स्पीड को बनाएगी। अगर ज्यादा करंट आया है तो वो तेजी से घूमना शुरू हो जाएगा, कम करंट आया तो वो कम घूमेगा, स्पीड जो है उसकी हल्की हो जाएगी। एज द रोटेशन ऑफ डिस्क प्रोसीड्स, जितनी देर तक डिस्क रोटेट करती रहेगी, द स्पाइरल स्प्रिंग कपलिंग, जो स्पाइरल स्प्रिंग कपलिंग है, इज बाउंड अप टिल द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज सफिशिएंट टू पुल द आर्मेचर अवे फ्रॉम द पोल फेस टू द वोल्टेज एक्साइटेड मैग्नेट। ये क्या बात कह रहे हैं कि जितनी देर तक वो घूमती रहेगी उससे हमारे पास जो स्पाइरल स्प्रिंग कपलिंग है वो बाउंड होना शुरू हो जाएगा टिल द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज सफिशिएंट। वो जो टेंशन ऑफ द स्प्रिंग है मतलब जो आपके पास सर्किट ब्रेकर है उसका रिले है, उसकी जो स्प्रिंग है वो टेंशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो आर्मेचर को पुल कर ले away from the pole face of the voltage excited magnet। इस voltage excited magnet ने इसको यहां से खींच के रखा हुआ, सही है। और यहां ये चीज घूम रही है, ये चीज घूम रही है, तो ये घूमते 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 इसके अंदर इतनी टेंशन आ जाएगी कि यहाँ जो ये बेसिकली हिस्सा है वो वापस इधर खींच जाएगा। इस मैग्नेट के पोल फेस को आप अपनी तरफ खींच लेंगे, तो जब ये उस तरफ खींचेगा तो ये सर्किट यहां से ट्रिप हो जाएगा, सही है। ये चीज को दोबारा पढ़ लो। एज द रोटेशन ऑफ डिस्क प्रोसीड्स, रोटेशन होती रहेगी, द स्पाइरल स्प्रिंग कपलिंग इज बाउंड अप, स्पाइरल स्प्रिंग कपलिंग जो है वो घूमता रहेगा टिल द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज सफिशिएंट। जो टेंशन ऑफ द स्प्रिंग है वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो आर्मेचर को पुल कर लेगा फ्रॉम द पोल फेस ऑफ द वोल्टेज एक्साइटेड मैग्नेट। क्योंकि पोल फेस मैग्नेट जो है उसने उस आर्मेचर को अपनी तरफ खींच कर रखा हुआ है,
और यहाँ से करंट का जो स्पाइरल है वो उसको घुमा घुमा के वापस खींच रहा है, और वो उसमें जाहिर है कि इतनी अमाउंट हो जाएगी कि वो उसको अपनी तरफ खींच के ट्रिप करा दे। तो ये इसका एक पूरा मैकेनिज्म है। नाउ ये बस लास्ट है मेरे पास से, इसके बाद क्या है ये बस ये खत्म है, 4 हो गया पूरा। और ये आखिरी पॉइंट है जहां पे हमारा मेन जो ना कंक्लूजन आएगा, द एंगल थ्रू विच द डिस्क ट्रेवल्स, जितने एंगल से डिस्क घूमेगी बिफोर रिले ऑपरेट्स। अभी रिले ऑपरेट नहीं हुआ, अभी तो वो डिस्क घूम रही है, सही है ना, डिस्क घूम रही है तो एंगल पे एंगल बन रहे हैं। डिपेंड्स अपॉन द पुल ऑफ द वोल्टेज एक्साइटेड मैग्नेट। एक तरफ से वोल्टेज जो है ना, जो मैग्नेट है, वोल्टेज एक्साइटेड मैग्नेट है, वो उसको खींच के रखा हुआ, और एक तरफ से करंट जो है वो जनरेट हो गया है ज्यादा, तो वो जो डिस्क है वो गोल घूम रही है। अब जो डिस्क गोल घूम रही है उससे अभी सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ, जो रिले है वो ऑन नहीं हुआ, अभी रिले ऑन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज एक्साइटेड मैग्नेट है उसने भी फोर्स लगा के रखी हुई है। द एंगल थ्रू विच द डिस्क ट्रेवल्स बिफोर रिले ऑपरेट्स डिपेंड्स अपॉन द पुल ऑफ द वोल्टेज एक्साइटेड मैग्नेट। तो एड्रेस को बता देना, तो मैं देगा सर क्या हुआ था नहीं, फिर वो कॉल आ गई कि कहां ऑफिस काम है। चलो सही है, तो मैं एड्रेस बता देना। थैंक यू सर। चलो अब द ग्रेटर द पुल, जो वोल्टेज एक्साइटेड मैग्नेट है उसका पुल ज्यादा होगा, द ग्रेटर विल बी द ट्रेवल ऑफ द डिस्क। अगर जाहिर सी बात है कि एक पुल ज्यादा हुआ है तो अब आपको यहाँ पे राउंड घुमाने पड़ रहे हैं जिससे वो खींच जाए, तो इसका मतलब है डिस्क को देर तक घूमना पड़ेगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ से वोल्टेज ने खींच के रखा हुआ है और एक तरफ से करंट भी खींच रहा है, तो जो नेट फोर्स हो रही है वो क्या हो रही है, दोनों का रेशो। जो नेट फोर्स जो बन रही है वो इन दोनों का क्या बन रहा है, रेशो। क्योंकि जाहिर है एक तरफ से वोल्टेज ने इसको पकड़ के रखा हुआ है, एक तरफ से करंट इसको घुमा के वापस खींच रहा है, तो नेट फोर्स जो बन रही है वो क्या बन रही है, रेशो। और रेशो बेसिकली क्या है, वो है एम्पीडेंस। द पुल ऑफ दिस मैग्नेट डिपेंड्स अपॉन द लाइन वोल्टेज। डेफिनेटली जो पुल है मैग्नेट का वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से आ रहा है, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के इनपुट पे क्या लगा हुआ है, वोल्टेज ऑफ द लाइन। सही है, ये चीज समझ में आ रही है ना, बिल्कुल क्लियर है ना, एक एक बार स्टेप बाय स्टेप चलना है। द ग्रेटर द लाइन वोल्टेज, अगर लाइन वोल्टेज ज्यादा होगा द ग्रेटर द पुल, अगर लाइन वोल्टेज ज्यादा होगा तो पुल भी ज्यादा होगा। हेंस लॉन्गर विल बी द ट्रेवल ऑफ द डिस्क, तो डिस्क को देर तक घूमना पड़ेगा तो वापस इधर खींचने के लिए। दैट इज ऑपरेटिंग टाइम इज प्रोपोर्शनल टू V। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑपरेटिंग टाइम है रिले का वो प्रोपोर्शनल होगा V के, क्योंकि अगर ज्यादा V है तो रिले को ऑपरेट होने में टाइम लग रहा है। डायरेक्टली बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑपरेटिंग टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगेन अब देखो, असल में हम ये वाला रिलेशन बना रहे हैं, फाइनली ये रिलेशन आ जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। अगेन अब दोबारा आते हैं, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ इंडक्शन एलिमेंट, जो स्पीड है इंडक्शन एलिमेंट की अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल है करंट इन दिस एलिमेंट। डेफिनेटली सी बात है कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज तो पुल बना रहा है तो वो भी टाइम से डिपेंडेंट हो गया, और जो नीचे स्पीड है उस रोटेशन डिस्क की वो डिपेंडेंट है उस करंट पर। हेंस टाइम ऑफ ऑपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया करंट के, क्योंकि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्पीड के, क्योंकि अगर ज्यादा स्पीड है तो कम टाइम लगेगा। सही है ना, ज्यादा स्पीड है तो कम टाइम लगेगा। स्पीड ज्यादा है, करंट ज्यादा है, अगर कम टाइम है तो करंट ज्यादा है, तो उसका मतलब है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। बात समझ में आ रही है? देखो, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। सही है, स्पीड किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड और टाइम में इनवर्स का रिलेशन है, और स्पीड और करंट में डायरेक्ट रिलेशन है। तो टाइम और करंट में भी इनवर्स रिलेशन हो गया। अब ये एक मार्कर से समझाना पड़ेगा, बस एक चीज है छोटी,
ये बात पल्ले नहीं पड़ रही है। देखो टाइम ज्यादा है तो स्पीड नहीं, करंट की बात कर लेते हैं। करंट ज्यादा है, स्पीड भी ज्यादा है। फेयर हो गई बात। स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। सही है। टाइम और स्पीड बराबर है, तो इसका मतलब है स्पीड और करंट बराबर है। तो इसका मतलब है मैं स्पीड की जगह पे यहाँ पे करंट रख सकता हूं। तो यहाँ पे मैंने करंट और टाइम, करंट ज्यादा स्पीड कम और टाइम कम, तो इनवर्स रिलेशन है। ऑपरेटिंग टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। समझ भाई, ये टाइम हो गया और ये करंट। सर हमें ये टाइम किस तरह मालूम चलेगा? इसलिए एक रिले लगी हुई अब है। जो आखिरी रिलेशन आ जाए Therefore, नहीं देखो वो ये जो तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अभी तुम लोग असल में तुम लोग ये समझ लोगे कि इस रिले के ऊपर कोई नंबरिंग आ रही होगी टाइम की। तो बात ये है कि हमारे पास एक चार्ट होता है कि उस रिले। सर मैं वही तो वो कैलकुलेशन जो सर हमें किस तरह मालूम चलेगा कि ये रिले जो है इतने सेकंड में या इतने मिनट में जो है ट्रिप हुई है? तो रिले की जो वर्किंग है बेसिकली वो तो सेंस हो रही होगी ना। रिले की जो वर्किंग है वो सेंस हो रही होगी जब उसके कांटेक्ट मूव होना शुरू होंगे। एडवांस रिले यानी इसके लिए सेंसर काम कर रहा है। डेफिनेटली रिले से फीडबैक जा रहा होगा जो आप वैसा ही यानी कि यानी कहीं डिस्प्ले आ रहा होगा ये अब जो है मूविंग करना रिले शुरू शुरू हो हो गई गई है। बस ठीक है। यही तो फाइनल पॉइंट है ना। ये आप therefore time of operation of relay is inverse directly proportional to voltage or current और torque और impedance। तो ये फाइनल रिलेशन क्या बना कि आपके पास जो टाइम है वो हो गया V ओवर I है, क्योंकि टाइम जो था वो वोल्टेज पे डिपेंडेंट था। तो टाइम वोल्टेज पे भी था और टाइम करंट पे भी था। तो वोल्टेज और टाइम को आपको मिला के V ओवर I होगा और टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट। इसको छोड़ दो। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इम्पीडेंस ज्यादा होगी तो वो रिले जो है वो तेजी से मूव कर जाएगा, इम्पीडेंस कम होगी तो वो कम मूव करेगा। और ये टाइम ऑफ ऑपरेशन है, ये हम मिनट मेजर कर रहे हैं। सही है कि रिले जो है वो कितनी देर तक घूम रहा है और कितनी देर के बाद ट्रिपिंग हो रही है। जाहिर है कि रिले है तो वो एडवांस रिले होगा जिसके अंदर आपके पास जब उसकी रेवोल्यूशन शुरू होगी तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा और वो मैसेज आने के बाद कब सर्किट ब्रेक हो गया टाइम पता लग गया। सही है। आपने किसी ने टाइम निकाला, चार्ट में देख लिया भाई इतने टाइम के बाद ऑन हुआ है, तो देख लो भाई इतने डिस्टेंस पे फॉल्ट हो। यही अब ये